जोहार। मास्टर जी की भी जोहार। जोहार जोहार पर्वतीय जी। और बताइए क्या हाल चाल है? हमारा तो एकदम बढ़िया है मास्टर जी, और बताओ। हाँ बहुत बढ़िया है। लगता है अब ठंड का मौसम खत्म हो रहा है आपके लिए। नहीं ठंडा तो है ले, बाकी तनी जे रौद रहेला नहीं सेकर में तनी राहत रहेला है कि नहीं। वैसे मास्टर जी एगो बात बताए रहे रौद के, हमरे कर गांव घर में एखन जे रौरे कृषि समाचार देखाइला नहीं से के लेके इतना जागरूकता हो जाए कि आदमी मन दूसरों समाचार के देखे सुने के लाई। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल, हम तो उम्मीद करते हैं कि हमारा जो कार्यक्रम कृषि दर्शन है इससे आप लोगों का जुड़ाव इसी प्रकार बना रहे। और चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किसान भाइयों आप ही के पसंदीदा कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संयुक्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के 6 जिलों में चलाया जा रहा है बकरा नस्ल सुधार कार्यक्रम। बटन मशरूम उत्पादन के लिए चल रहा है उपयुक्त समय। मूंगफली के दानों को आसानी से छिलकों से अलग करता है ग्राउंड नट डिकोडिकेटर। राज्य के पशुपालकों के लिए पशुपालन विभाग झारखंड की ओर से पंचवर्षीय योजना के तहत वर्ष 2009-10 से वर्ष 2013-14 तक राज्य में बकरा नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह योजना रांची, गुमला, सिमडेगा, चाईबासा, गिरिडीह और हजारीबाग जिलों में लागू है, जहां स्थानीय नस्ल के बकरों की बढ़वार धीमी होती है और इनकी प्रजनन क्षमता भी कम होती है। वहीं संकर नस्ल के बकरियों की बढ़वार तेजी से और ज्यादा होने के साथ ही इनकी प्रजनन क्षमता भी ज्यादा होती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर राज्य पशुपालन विभाग राज्य के 6 जिलों में बकरा नस्ल सुधार कार्यक्रम चला रही है। यह कार्यक्रम रांची, गुमला, सिमडेगा, चाईबासा, गिरिडीह और हजारीबाग जिलों में लागू है। इस योजना के तहत कम से कम 5 बकरियां पालने वाले पशुपालकों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है और 50 बकरियों पर या 10 से 15 लाभुकों के बीच एक ब्लैक बंगाल नस्ल का बकरा दिया जाता है। किसी भी फसल की अच्छी और गुणवत्ता पूर्वक उपज पाने के लिए सभी कृषि कार्य को उचित समय पर करना बहुत जरूरी होता है। किसान भाइयों, आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं आपके लगाए हुए गेहूं की फसल में सिंचाई व्यवस्था कैसे करें। बुआई से लेकर फसल तैयार करने तक कितनी बार और कब सिंचाई करना उचित है, बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। किसान भाइयों, आपने अगर गेहूं लगाई है और आपको अच्छी उपज प्राप्त करना है तो हमारे एक सुझाव है कि कम से कम गेहूं के खेतों में पहली सिंचाई बोने के 20 दिनों के बाद और दूसरी सिंचाई आप फिर 20 दिनों के 20 से 22 दिनों के बाद अगर करते हैं तो मैक्सिमम आप 6 सिंचाई कर सकते हैं अगर पानी की उपलब्धता है, और नहीं तो कम से कम 2 सिंचाई, एक तो 20 दिनों के 25 दिनों के बाद जो ग्राउंड रूट इनिशिएशन होता है उसमें जो जड़ निकलता है, और एक जिसमें हमारी फसलों में दाना भरता है। ये 2 सिंचाई करते हैं तो भी हमें अच्छी पैदावार प्राप्त होती है। मशरूम उत्पादन से जुड़े किसानों के लिए वर्तमान समय है बटन मशरूम की बिजाई करने का। अभी का मौसम, तापमान और आर्द्रता सभी बटन मशरूम उत्पादन के लिए उपयुक्त है। इस समय बटन मशरूम की बिजाई कर कृषक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बटन मशरूम भी खाने योग्य एक मशहूर मशरूम है, जो कि आजकल हम लोग को देखते हैं कि ज़्यादातर होटल इत्यादि में सप्लाई किया जाता है और इसकी पौष्टिकता भी बहुत ज़्यादा होती है। और इसे हम लोग बनाते हैं, ये इसके लिए जो तकनीक है, एक तो है कि हम इसका कंपोस्ट तैयार करते हैं और दूसरा है कि केसिंग करते हैं। दोनों विधि से हम लोग बटन मशरूम तैयार करते हैं और इसका अभी ही समय चल रहा है। वर्तमान समय में वातावरण में ठंड और कुहासे का प्रकोप बढ़ा है, जिसके प्रभाव से लगाए गए फसलों पर पाला पड़ने की संभावना रहती है। किसान भाइयों, आपके लगाए हुए मटर के फसल को पाले के प्रकोप से कैसे बचाएं, साथ ही इनमें लगने वाले पाउडरी मिल्ड्यू रोग से फसल की रक्षा कैसे करें ताकि उपज अच्छी प्राप्त हो। इन्हीं बातों की जानकारी के लिए चलते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ के पास। अभी आपका जो मटर का फसल लगा हुआ है उसमें फूल आ गए होंगे, और आप इसे पाला से बचने के लिए और अच्छा उपज पाने के लिए पहले इसे पटा दें। पटाने के बाद आप देखेंगे कि इसमें कभी कभी होता क्या है कि सफ़ेद फफूंदी, सफ़ेद चूर्ण, जिसका अंग्रेजी नाम पाउडरी मिल्ड्यू है,
वो लगता है। इससे बचाव के लिए एक दवाई है सल्फेक्स, उसका 0.3% के हिसाब से हम इसका छिड़काव करेंगे। अगर मार्केट में सल्फेक्स नहीं मिलता हो तो डाइथेन M45, जिसका अभी नाम इंडोफिल M45 है, उसका छिड़काव करते हैं। 2 से 2.5 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर उसका हम छिड़काव करते हैं। तैयार मूंगफली के दानों को हाथों द्वारा छिलकों से अलग करना मशक्कत भरा काम तो नहीं, परंतु इसमें समय काफी लगता है। इस कार्य को आसानी से और कम समय में करने के लिए कृषक ग्राउंड नट डिकोडिकेटर नामक उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंगफली की कोड़ाई के बाद उसके दानों को छिलकों से अलग करने में समय काफी लगता है। इस समय को बचाने के लिए किसान ग्राउंड नट डिकोडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस उपकरण द्वारा एक दिन में 2.5 से 3 क्विंटल मूंगफली के दानों को छिलकों से अलग किया जा सकता है। इस उपकरण को प्राप्त करने या इसके विषय में और जानकारी लेने के लिए किसान बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। कृषि समाचार में अब बारी है कृषि जगत के एक सफल व्यक्तित्व से मिलने की, तो आइए मिलते हैं सफल किसान से। बेहतर खेती बाड़ी करना और अच्छी मात्रा में उपज हासिल करना इनकी खासियत है। अपने इन्हीं खासियतों की वजह से ये अपने क्षेत्र के किसानों में मशहूर हैं और लोकप्रिय भी। ये ऐसी खेती की वजह वैज्ञानिक तकनीक से कृषि कार्यों को बताते हैं और दूसरे किसानों को भी इस प्रकार खेती करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। हमने बाहर काम करते थे, बाहर से नहीं गुजारा हुआ तब हम गांव चला आया। गांव में नहीं हम लोग खेती बाड़ी किया। खेती बाड़ी से कर रहा तो हम पशुपालन कर रहे हैं करीब 7 वर्ष से, जो कि 100 लीटर दूध हमारे पास होता है, जो उसी में से हम लोग को सबका गुजार बसर होता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की प्रमुख खाद्यान्न मंडियों में चावल और गेहूं सरीखे अनाजों के भाव पूर्ववत रहे। दलहनी अनाजों के मूल्यों में थोड़ी नरमी देखी गई। उधर पिछले कुछ समय से सब्जी मंडियों में चली आ रही नरमी बाजार में आज भी देखने को मिली। वहीं आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रहे। चावल मध्यम न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2600 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1700 रुपए से लेकर अधिकतम 1900 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 6100 रुपए से लेकर अधिकतम 7000 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4300 रुपए से लेकर अधिकतम 4600 रुपए। दाल चना न्यूनतम 5650 रुपए से लेकर अधिकतम 6100 रुपए। चीनी न्यूनतम 3200 रुपए से लेकर अधिकतम 3500 रुपए। और आलू न्यूनतम 800 रुपए से लेकर अधिकतम 1000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो मास्टर जी राउरे तो आज फिर एकदम कृषि समाचार से जुड़ल जितना नया नया खबर रहे सके बड़ा बढ़िया से हमरे के दर्शक मन के बताया दिली। तकनीकी जानकारियां भी आज मिल गई हमारे किसान भाइयों को, मंडी भाव भी मिल गया और मौसम का हाल समाचार भी मिल गया। और अब आपका सवाल भी हो जाए। हाँ एकदम हो जाए। बाकी हमको बुझाला कि सबके इंतजार रहेला कि एगो छोट विराम में लिए जाए। अच्छा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बने रहिए, इस विराम के बाद हम फिर से मिलते हैं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम कर बाद सब देखो ना कि एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मास्टर जी जैसे कि विराम कर बाद तो हम कोनो ना कोनो पूछबे करीला है कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप हम उसके लिए तैयार ही बैठे हैं, आप पूछिए बिल्कुल। हाँ मास्टर जी, अक्सर हमरे जे घर दुरा में वो खुखड़ी जे नहीं होएला जे कि हमरा बड़ा पसंद से खाइला, तो सुनीला कि ओकर शहर मन में भी बहुत मांग है और उके माने ई जे हमरे मौसम के हिसाब से करीला से कर अलावा भी करे ना, तो ओकरे बारे में बताती होले। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और देखिए हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए भी ये बहुत ही फायदे की बात है कि ये जो मशरूम है जिसको आप कुकड़ी कहते हैं वो मशरूम है। मशरूम का व्यावसायिक रूप से भी आप उसकी खेती कर सकते हैं। और ये जो इस समय खास करके ठंड का मौसम है तो इसमें जो मशरूम की उन्नत किस्में हैं वो भी आप उगा सकते हैं। और बाकी के समय में भी आप मशरूम उगा सकते हैं, लेकिन इनको कैसे आप उगाएंगे, इनका क्या महत्व है, आप तो पर्वतिया जी बता ही रही हैं कि बाज़ार में इसकी अच्छी कीमत भी मिलती है। ये जो खाने में स्वाद तो है ही है, साथ में ये शरीर के लिए भी बहुत ही उम्दा फसल है। तो इसलिए चलिए आप इसका उत्पादन करिए, अपना आर्थिक लाभ उठाइए। इन तमाम बातों की जानकारी लीजिए कि कैसे आप इसका उत्पादन करेंगे और कैसे आप इसको बाजार तक ले जाएंगे। हमें जानकारी दे रही हैं हमारी विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा सिंह। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र दुमका आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे मशरूम उत्पादन कैसे करें। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है यहीं के वैज्ञानिक डॉक्टर सीमा सिंह। आइए इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहिबा, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों। मैडम, जैसा कि आज का विषय हमने चुना है कि मशरूम उत्पादन कैसे करें, तो सबसे पहले हम हमारे किसान भाइयों को बताएं कि मशरूम होती क्या है। मशरूम एक खाने योग्य फफूंद है जो कि पर्णहरित है। यह मृत जैव पदार्थ एवं कार्बनिक पदार्थों पे उगाया जाता है। इसकी खेती हम लोग सालों भर कर सकते हैं, जैसे धान, गेहूँ, मकई, गन्ना, सरसों इत्यादि के कृषि अवशेष जो है उस पे इसकी उत्पादन कर सकते हैं। एवं इसका उत्पादन के बाद इसे फिर से खेत में ही फसल उत्पादन के लिए कंपोस्ट के रूप में उसका खाद तैयार कर सकते हैं। झारखंड के संथाल परगना रीजन में कुपोषण समस्या से बहुत प्रभावित है और जनसंख्या भी बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए दिनों दिन रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। मशरूम उत्पादन एक बेहतर विकल्प के रूप में साबित हो रहा है। यहाँ के लिए मशरूम 4 तरह के साधारणतः प्रजाति हैं जो कि इसकी खेती हम लोग सालों भर कर सकते हैं। जैसे बटन मशरूम है, यह जाड़ों के दिनों में कर सकते हैं। इसके उत्पादन के लिए 13 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा 80 से 90% नमी की आवश्यकता होती है। बटन मशरूम, जिसका वैज्ञानिक नाम है एगेरिकस बायोस्पोरस, इसे जाड़ों के दिन में अक्टूबर से फरवरी तक इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद ढिंगरी मशरूम है, जिसे ऑयस्टर मशरूम भी कहते हैं। इसका आकार शीप नुमा होता है, इसलिए इसका नाम ऑयस्टर मशरूम है। इसका वैज्ञानिक नाम है प्लूरोटस फ्लोरिडा, प्लूरोटस सजार काजू प्रजाति के नाम से जानते हैं। इसकी खेती के लिए तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए एवं नमी जो है 80 से 90% आवश्यक होता है। इसकी खेती जून जुलाई से लेके अक्टूबर नवंबर तक कर सकते हैं। उसके बाद है पैडी स्ट्रॉ मशरूम, क्योंकि यह धान के पुआल पे इसकी खेती की जाती है, इसलिए इसका नाम पैडी स्ट्रॉ पड़ा है। इसका वैज्ञानिक नाम वॉल्वेरेलिया स्पीसीज है और यह खाने में सबसे ज़्यादा चारों प्रजाति की तुलना में ये ज़्यादा स्वादिष्ट होता है एवं इसकी वृद्धि भी बहुत आसानी से और तेज़ी से होती है।
यह गर्मी के मौसम में किया जाता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इसकी उत्पादन आसानी से कर सकते हैं, इसलिए इसे गर्मी के सीजन का भी मशरूम कहते हैं। इसके बाद है दूधिया मशरूम। इसका नाम दूधिया इसलिए पड़ा है क्योंकि यह दूध की तरह सफ़ेद रंग का मशरूम होता है, इसलिए इसे दूधिया मशरूम कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम कैलोकाइब इंडिका है और इसका उत्पादन 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे 80 से 90% नमी पे आसानी से कर सकते हैं। और इस तरह से झारखंड के संथाल परगना रीजन में ऑयस्टर मशरूम की खेती साधारणतः लोग इसे अपना रहे हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले जो ताज़ा धान का पुआल होता है उसे लेते हैं और 2-2.5 इंच लंबाई में उसका पुआल का कुट्टी बनाते हैं और काट के उसको 10 से 12 घंटा पानी में रात भर भिगो देते हैं। दूसरे दिन उसको चूल्हा पे चढ़ा के उबाल आने पर आधा घंटा तक उबालते हैं और उबालने के बाद उसे संक्रमण रहित कर देते हैं ताकि उसमें कोई जीवाणु या कीटाणु की वृद्धि ना हो सके, और उसे ठंडे साफ स्थान पे छायादार जगह में सुखा देते हैं 2-3 घंटे के लिए। नमी का परीक्षण करने के लिए उसे मुट्ठी में लेते हैं और दबाते हैं। अगर बूंद बूंद पानी टपक रहा हो तो इसका मतलब है कि उसमें और नमी, उसे और सुखाना है। अगर बूंद बूंद पानी टपक नहीं रहा है हाथ लेकिन गीला हो रहा है तो समझेंगे कि उसकी नमी आवश्यकता अनुसार है। उसे पॉलीथीन में 60 × 80 सेंटीमीटर लंबाई एवं चौड़ाई आकार के पॉलीथीन में लेके और भूसे को स्पॉन के साथ मिलाते हैं। अगर 1 किलो भूसा है तो उसमें 100 ग्राम के अनुपात में स्पॉन मिलाते हैं और मिला के परत दर परत 3-4 परत बनाते रहते हैं। ऊपर से पुआल ढक देते हैं, ऊपरी सतह पे बीज नहीं डालते हैं और रबर बैंड लगा के फिर उसे रोशनीदार छाया युक्त जगह में, साफ जो चूहे के पहुंच से बाहर जगह हो वैसे जगह में टांग देते हैं और फिर उसको 15 से 17 दिन तक उस कमरे में रखते हैं और उसमें कवक नुमा जाल फैलने के लिए छोड़ देते हैं। जब वो सफ़ेद दूधिया हो जाए तब 15 से 17 दिन के बीच उसका पॉलीथीन हटा देते हैं और पानी का छिड़काव 1 से 2 बार करते रहते हैं। 1-2 दिन में उसका मशरूम का पिन नुमा हेड निकलना शुरू हो जाता है। पानी छिड़काव करते रहते हैं। जब वो 3-4 दिन के अंदर वो बढ़ के बड़ा हो जाता है, जब उसका किनारे फटने लगे तो समझेंगे कि ये पूरी तरह से बढ़ गया है। तब उसे घुमाते हुए हल्के हाथ से दबा के तोड़ लेते हैं और तुड़ाई करने के बाद फिर से उसमें पानी छिड़काव करते रहते हैं। 3-4 दिन के बाद फिर उसमें निकलता है इस तरह से एक बैग से 3-4 तुड़ाई मशरूम का लेते हैं और उसके बाद जब उससे निकलना बंद हो जाता है तब उसे खेत में खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और मशरूम जो है स्वास्थ्य के अनुसार भी देखा जाए तो काफ़ी पौष्टिक होता है। इसमें प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका प्रोटीन में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन पाए जाने के चलते यह उच्च गुणवत्ता वाला होता है। इसे पचाने में आसानी होता है। इसके अलावा विटामिन सी भी प्रचुर मात्रा में इसमें पाए जाते हैं, जिसके वजह से यह कैल्शियम एवं फास्फोरस के अनुपात का अवशोषण में शरीर को ज़्यादा प्राप्त होता है। इस तरह से इसके अलावा इसमें जो लोहा प्राप्त होता है वो शरीर को उपलब्ध होने वाली अवस्था में प्राप्त होता है, इसलिए यह एनीमिया से भी सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा इसमें भस्म और रेशा जो पाया जाता है वह पेट की अम्लीयता की शिकायत को भी दूर करता है तथा कब्जियत को भी दूर करता है। तो इसके इतने ज़्यादा पौष्टिक मूल्य और औषधीय गुण होने की वजह से इसे जो खास वर्ग के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उसे आहार के रूप में अपना रहे हैं और जिन्हें हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, मोटापा आदि रोग से जो ग्रसित हैं वह इसे ज़्यादा मात्रा में अपना रहे हैं। और इस तरह से मशरूम एक लाभप्रद व्यवसाय की दृष्टि से बहुत लाभप्रद रोजगार के रूप में साबित हो रहा है। मैडम, आप हमारे इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ लेते हैं विदा। जोहार। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान,
सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ मास्टर जी, मशरूम के बारे में तो बड़ा बढ़िया से जानकारी मिल गई। अब तो हमको बुझाला कि हम हो कर सकीला। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने छोटी सी जगह में भी कर सकती हैं, है ना? तो बड़ा बढ़िया से बताया दिले। अब मास्टर जी एक थी चना जे होएला नहीं से अभी मतलब आप हर मौसम के हर चीज का आप सवाल में ले आ रही है ना। तो हमके बुझाला कि हाँ उकरे एखन देखभाल खेत में है तो कैसे कर। एकदम सही सवाल है। देखिए पर्वतिया जी जो है हमारे किसान भाइयों, आपका जो सवाल है वो बिल्कुल सीधे पहुंचा देती हैं। आप तो अभी जिन किसान भाइयों ने अपने अपने खेतों में चना लगा रखा होगा, तो इस समय उसकी देखभाल में आपको किन किन बातों की सावधानियां रखनी है, कौन कौन काम करने हैं, कौन कौन से उपाय करने हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ वगैरह देनी है, इन तमाम बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए, नहीं तो इसमें कई प्रकार की बीमारियां लग सकती हैं। तो चलिए इसकी जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ से कि चना फसल की समसामयिक देखभाल आप कैसे करेंगे। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र दुमका में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहीं के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर श्रीकांत सिंह। ये हमें जानकारी देंगे कि चने की सामयिक देखभाल कैसे करें। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, चूँकि चना खेत में लगा हुआ है तो इस वक्त सबसे प्राथमिक जो देखभाल है वो हमारे किसान भाई क्या करें? जो किसान भाई 15-20 दिन पहले चना की बुआई कर चुके हैं उनके लिए अभी अति महत्वपूर्ण है कि अपने खेत में खरपतवार और सिंचाई का माने उसमें आपको प्रबंधन पर ज़्यादा अधिक ध्यान दें। खरपतवार के लिए उसमें ये ध्यान देना है कि पहला जो निकौनी होगा उसका किसान भाई को ध्यान देना है कि ये 25 दिन में पहला निकौनी कर ले, 20 से 25 दिन में, क्योंकि शुरुआती अवस्था में ही खरपतवार पौधों को अधिक हानि पहुंचाती है प्रतियोगिता के कारण विभिन्न पोषक तत्वों का। तो और दूसरा जो खरपतवार होगा निकौनी द्वारा या हाथ द्वारा करें या मतलब किसी लघु यंत्र द्वारा करें, वो करीब 35 से 40 दिन में किसान भाई को अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि ये इस अवस्था में जो फसल है चना की फसल अपने बढ़वार की पूर्णतम अवस्था में होती है। तो ये पहला तो उनको ध्यान खरपतवार के ऊपर देना है। इसके बाद करीब जब आप उनका फसल 35 से 40 दिन का हो जाता है उस समय किसान भाई को निपिंग करना उसमें ज़रूरी है। निपिंग जिसे किसान भाई अपने लोकल भाषा में जिसको कि खोटनी कहते हैं, तो ऊपर से जो ऊपर का जो बड है और पत्ते सहित कम से कम आधा इंच उसको तोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण कृषि क्रिया है चने में, क्योंकि इस क्रिया के बाद ही जो चना के जो शाखाएं हैं वो फैलती हैं और वो अपना पूर्ण आकार लेता है, जिसके चलते अधिक पुष्पन और अधिक फली उसमें खेत में आता है, उसमें फसल में आता है। तो कहने का मतलब है कि किसान भाई को जो वर्तमान में जो सबसे महत्वपूर्ण 2 क्रियाएं हैं उसमें एक तो खरपतवार नियंत्रण हुआ और दूसरा जो है चने की खोटनी हुई। इसके अतिरिक्त अब किसान भाई को ध्यान देना है कि अगर उनके पास अगर सिंचाई की आवश्यकता सुविधा है यदि की, तो वैसी अवस्था में कम से कम 2 सिंचाई किसान भाई को देना है। अब डॉक्टर साहब हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जो खोटनी के बाद जो कौन कौन से उर्वरकों का हमारे किसान भाई प्रयोग करें जिससे चना का बढ़वार बहुत अच्छे तरीके से हो। चना एक चूँकि दलहनी फसल है, तो दलहनी फसल में उर्वरक की मात्रा कम ही आवश्यकता पड़ती है, किंतु यदि किसान भाई सक्षम हैं तो जो पहली सिंचाई करते हैं जब हम लोग खरपतवार को निकालने के बाद, उस सिंचाई के बाद अगर पोटास की कुछ थोड़ी सी मात्रा अगर उसमें व्यवहार कर लें, मसलन 2 kg प्रति एकड़ के दर से यदि, तो उसको लाभ मिलता है, किंतु नाइट्रोजन जनित किसी खाद की इसमें आवश्यकता होती नहीं है। तो इसीलिए किसान भाई को अपना पूरा ध्यान उसके खरपतवार नियंत्रण और सिंचाई पे शुरुआती अवस्था में देना है और साथ साथ रोगग्रस्त और कीट के प्रभाव को देखना है। उनको देखना है कि वो शुरुआती अवस्था में हमारा कोई बीमारी का कोई लक्षण तो नहीं आ रहा है। चना में कौन कौन सी बीमारी लगती है और इसके लक्षण क्या हैं और इसको कैसे हमारे किसान भाई दूर करें,
ऐसा देखा गया है झारखंड में विशेषकर कि उकठा रोग का बहुत प्रकोप होता है। तो यदि किसान भाई अपने बीज का बीजोपचार अगर नहीं किए हैं तो ऐसा माने सामान्यतः उकठा रोग का प्रकोप आता है। और एक बार अगर उकठा रोग का लक्षण दिखाई दे चने के फसल में, तो वैसी अवस्था में तुरंत अविलंब उस पौधे को उखाड़कर और मिट्टी में दबा देना चाहिए, क्योंकि इसका कोई भी रासायनिक उपचार या कोई भी दवा द्वारा उपचार संभव नहीं है। बस किसान भाई को यही ध्यान देना है कि अगली बार से केवल चना को बुआई करते समय बीज उपचार कार्बेंडाजिम के से जरूर कर लेना चाहिए, 2 ग्राम दवा और 1 किलो बीज के तौर पर। और कौन कौन से रोग लगते हैं इसके बारे में भी बताएं। उकठा रोग के अलावा झारखंड में किसी अन्य रोग का प्रकोप नहीं देखा गया है, किंतु कभी कभार इसमें पाउडरी मिल्ड्यू नाम का एक फफूंदी लगता है, जिसके लिए किसान भाई के अगर बीज उपचार अगर कर चुके हैं तो वो काफ़ी है। यदि अगर अधिक मात्रा में अगर ये पाउडरी मिल्ड्यू लग चुका है, यानी कि उसमें पत्तियां सफ़ेद सफ़ेद माने होने लगते हैं, तो वैसी अवस्था में कोई भी फफूंदी नाशक दवा का उपचार का छिड़काव किया जा सकता है। हाँ, अब रही बात इसमें विशेषकर कीट प्रबंधन की, तो चना में फली छेदक कीट का प्रकोप बहुत अधिक होता है, खासकर वैसी अवस्था में जब चना का पैदावार यानी कि फसल बहुत अच्छा हो और पौधे का बढ़वार अच्छा हो, हरी अवस्था में है, तो वैसी अवस्था में मैंने कीट का फली छेदक कीट इसमें काफ़ी मतलब परेशान करता है। तो किसान भाई को सबसे पहले प्रयास करना चाहिए कि इसमें गैर रासायनिक कोई भी दवा का प्रयोग करें, जैसे कि बायोलेब या डेल्फिन, इस प्रकार की नीम से बनी हुई दवाइयाँ हैं, जिसका छिड़काव 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर उसका छिड़काव माने 15-15 दिन के माने अंतराल पे कर लें। यदि इस जैविक कीटनाशी से या कार्बनिक कीटनाशी से प्रकोप कम नहीं हो रहा हो, तो दूसरी अवस्था में तब रासायनिक कीटनाशी का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें कि बेंथोकार्ब नाम की एक दवा है जो 1 लीटर पानी में आधा मिलीलीटर के दर से इसका छिड़काव किया जाता है। इसके अतिरिक्त और भी है क्विनोलफॉस नाम की दवा है जो 1 लीटर पानी में 2 मिलीलीटर क्विनोलफॉस को घोल के इसका छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर कर देना चाहिए, जिससे कि इस कीट का प्रकोप बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी। चना की खेती की समसामयिक देखभाल आप कैसे करें, क्योंकि चना आपके खेत में इस वक्त लगा हुआ है और इस वक्त इसकी देखभाल बहुत अधिक ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद सर। तो मास्टर जी हमरे कर जी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर श्रीकांत सिंह, तो बड़ा बढ़िया से बताए दिले कि एखन जेकर चना लागल है उमन कैसे का करबे, काला के देखभाल करबे। हमके बुझाला कि वैसे तो पूछले इतना सवाल रहेला रौठिन कि आवल बात बुझाला कि सबके पूछ ले, एक एकदम सीख ले, तो पूछिए ना, हम तो बिल्कुल इसके लिए बैठे हैं। नहीं मास्टर जी, ऐसा है नहीं कि एक दिन में बेसी अटवो तो नहीं करे ना दिमाग में। तो आज तो देखिए पर्वतिया जी का इशारा है कि अब समय समाप्त हो रहा है, इसलिए कार्यक्रम भी समाप्त करने की बेला आ गई है। तो किसान भाइयों, हम चलते चलते आपसे ज़रूर ये चाहेंगे कि आप अपनी बात हम तक ज़रूर पहुंचाएं, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमें खत लिखें, और खत लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो चिट्ठी कर इंतजार संगे आज देव हमरे के विदा। जोहार।